Okay, so it is a humble request. Please join your class with your personal name so that I get to know who is in the class and who is attending now for your attendance especially. Zoom user whosoever has joined, please change your name to your original one so that I get to know who is. Okay, so once again, for your attendance, it is very necessary that you join the class with your actual name. In case if you want put your actual name over there, I won't count your attendance. So it's very important. Okay, so today we are going to study about the global market offerings. So why deciding about global market offering is very important, because देखिए हम लोग जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पे, तो उसमें हमारी रीच जो है, हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो थोड़े होते हैं, लेकिन अपनी रीच बढ़ाने के लिए हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का ये ज़रूर उसके माइंड में होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक ही एरिया में ना रखा जाए, बल्कि उसको ग्लोबली स्प्रेड आउट किया जाए। तो जितने बड़ी आप कंपनीज देखेंगे जो कि आपको ग्लोबली मिलती हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC, ऑल दीज टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, दोज हु आर वर्किंग ग्लोबली, तो आप उनको देखिए कि उनकी फ्रेंचाइजिंग जो है वो हर जगह पर है। फिर उन्होंने कैसी स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की अडॉप्ट की हैं, उन्होंने उस एरिया के हिसाब से अपने आप को मोल्ड किया है, उन्होंने उस एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाया है, उन्होंने उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया है, उन्होंने उनकी बाइंग परचेजिंग पावर के हिसाब से उसकी प्राइसेस सेट की हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आप ग्लोबलाइज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो उसके लिए फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी उसी टाइप की होती हैं। सो ग्लोबल मार्केटिंग में क्या है हमारे पास, वी वुड नॉट बी सरप्राइज टू हियर अबाउट अ जर्मन बिजनेसमैन। ठीक है, एक बड़े मजे की एग्जाम्पल दी है इन्होंने, इसको ज़रा गौर से सुने। ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज नहीं हो गए अगर हम ये सुने कि एक जर्मन, ठीक है, जर्मन बिजनेसमैन है, वो इटालियन सूट पहनता है। ठीक है, ये हमारी मिसाल भी ऐसी है, हम पाकिस्तानीज हैं और हम पहनते कपड़े कहाँ के, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे होते हैं हम। ठीक है, वियरिंग एन इटालियन सूट, मीटिंग एन इंग्लिश फ्रेंड। ठीक है, अब वो इटालियन सूट पहन के एक अंग्रेज फ्रेंड से मिलने जा रहा है एट अ जापानीज रेस्टोरेंट, who later returns home to drink Swiss coffee, जो बाद में घर वापस आके स्विस कॉफी पीना चाहता है, एंड वॉच अमेरिकन टीवी, और टीवी पे वो अमेरिकन शो देखता है। सो ऑलरेडी इससे हमें क्या पता चल रहा है, दुनिया ग्लोबलाइज ऑलरेडी हो चुकी है। किस तरह ग्लोबलाइज हो चुकी है, हमें पता है कि हम लोग कपड़े जो हैं हम वेस्टर्न पहन रहे हैं, शोज हम लोग बॉलीवुड के देख रहे हैं, हॉलीवुड के देख रहे हैं, खाने में हम लोग कहते हैं हमें इटालियन पिज़्ज़ा खाना है, हमें जी तुर्किश डिलाइट, तुर्किश स्वीट्स खानी है। तो हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं हम कहते हैं जी मेड इन जो है इटली होने चाहिए हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, या हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मेड इन मलेशिया होने चाहिए। सो ऑलरेडी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है, इसीलिए इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है कि हमें यूनाइट करती है, हमें एक छोटी जगह पर ले आए ये लोग। सो एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी इसी के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करनी है। तो अब मैं आपको अगर ये दिखाऊं,
जैसे इसको गौर से देखें, ये यूएस कंपनीज हैं। कौन सी? मैकडोनल्ड्स, स्टारबक। लेकिन अब आपको ये कहाँ हम आप में से कितने लोगों ने स्टारबक्स ट्राई किया है? आप में से कितने लोगों ने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है? मैंने पी है, और एक नहीं क्रेज पिया था। मैम। नहीं पिया आपने? पाकिस्तान में भी आया नहीं है। आई एम डैम श्योर कि मूसा आमिर ने तो पी ही होगी। आस्क टू अनम्यूट। जी मूसा आमिर। ओके सो ज़रा एक्टिव हो जाए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैं भी इंजॉय करूँ आपको टीच करना। मैम मेरा ख्याल में वो अभी भी सो रहा है। सो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, इसमें। जी ओके मैम। सो और इंटरेस्टिंग भी है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड, आप इंजॉय करेंगे, नई मज़े की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो अब क्या है, स्टारबक्स एक नाम बन चुका था ना, अब उसके लिए मैं चाह रही थी, इतने अर्से से मैं कहती थी यार हर कोई, क्योंकि ग्लोबलाइज दुनिया हो चुकी है, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह पूरी दुनिया से मेरे साथ ऐड हैं फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो लोग स्टारबक्स के ना वो कप की पिक्चर डालते थे। स्टारबक्स का कप तो आपने ग्लास तो देखा होगा, ग्लास है और ऊपर से ये गोल कवर होता है, और उसके ऊपर तक उनकी क्रीम और चॉकलेट आ रही होती है। वो इतना टेम्पटिंग लगता है कि मेरा दिल करता था कि मैं भी ट्राई करूं जब वो पिक्चर्स वगैरह डालते थे। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्राइंग इट इन सऊदी अरेबिया इन दुबई, सो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी देन। तो क्या है, ये इन्होंने अपनी यूएस की कंपनी सी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजेस खोल ली हैं, ग्लोबलाइज कर लिया। और आज कौन है जो पाकिस्तान में, तो मैकडोनल्ड्स, कौन सा बच्चा है जिसने नहीं खाया होगा। अच्छा अब ग्लोबल मार्केट में क्या है देखें, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लोबल। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंसेस भी होती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, ताकि ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया जा सके। किसने हमें ज्वाइन किया? अबू बकर ने किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सो आई एम म्यूटिंग यू राइट नाउ। तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो वालेकुम अस्सलाम, तो आप फिर ओके ठीक है, फिर आप अनम्यूट करके रिस्पॉन्स दें। और मूसा आमिर तो मेरे ख्याल से सोए हुए हैं, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस। ओके सो देखें, अब ग्लोबल मार्केट में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। आप एक ही जगह पे पेशावर के अंदर ही बैठकर जैसे अभी अबू बकर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आए थे, तो वो प्रोडक्ट आप पेशावर में सेल आउट करें, देयर इज़ अ लेस चांस कि आप इस मार्केट के लोगों को कन्विंस कर सकें कि आपका प्रोडक्ट लें। बट देयर आर मेनी चांसेस कि अगर आप ऑनलाइन ले आते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं और पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं, देयर आर मोर चांसेस कि आप पूरी दुनिया की अटेंशन ग्रैब कर सके। और हो सकता है कि कोई आपसे तुर्की से मंगवा रहा हो, कोई इटली से मंगवा रहा हो, कोई फ्रांस से मंगवा रहा हो आपसे प्रोडक्ट। सो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ग्लोबली टारगेट करते हैं ना, तो इकोनॉमी, बात मुल्कों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उनकी करेंसी उनके लिए लगेगा जैसे उनका 1 रुपये की चीज़ है जो आप ऑफर दे रहे होंगे, लेकिन आपके लिए वो ऑब्वियसली 150 रुपये की चीज़ होगी डॉलर की प्राइस के हिसाब से। तो टारगेट अपनी रीच को बढ़ाएं, टारगेट अपने बिजनेस के लिए ना फॉरेन लोगों को, ऐसे मुल्कों को टारगेट करें जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। अभी मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही हूँ, तो मेरे हिसाब से वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि मैं उनको बताती हूँ, एंड उनके हिसाब से वो चार्जेस बहुत कम होते हैं। दे डोंट मेक। अगर पाकिस्तानी बंदे से, अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी बंदी, कल ही मुझे उसने कांटेक्ट किया था कि आप मुझे आइल्स का, मैं आइल्स ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, तो उसने मुझे कहा आप ऑनलाइन आइल्स टीच करें। तो मैंने उसको जब वो प्राइस बताई, वो जो पूरा एक फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं हम लोग, सो इसके हिसाब से ना शी वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस कि ज़रा डिस्काउंट दे दें, ये कर दें। अच्छा अब यही जब मोमेंट मैं जैसे फॉरनर को बताती हूँ, फॉरनर एकदम से वो ये भी नहीं कहते कि हमारा कोर्स खत्म हो गया, हम आपको पे करेंगे। वो कहते हैं अभी हम पे कर देते हैं और आप सेशन स्टार्ट करें। उनके लिए वो बहुत ही कम अमाउंट होती है, दे जस्ट गेट एक्साइटेड कि यार इतने कम पैसे में बंदा पढ़ा रहा है। उनके लिए तो वो पैसों की मतलब वो नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग एफर्ट्स भी लगाते हैं, ये नहीं है कि हम एफर्ट्स नहीं पुट करते। हम एफर्ट्स शायद कि उनके किसी लोकल बंदे से ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं। सो अपनी आप की अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की रीच को बढ़ाएं, डिजिटलाइज करें, और
डू गेट योर फॉरेनर कस्टमर्स, बिकॉज उनसे आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीजंस फॉर गोइंग इंटरनेशनल। किस किस वजह से हमें इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को लॉन्च करना होता है, या मार्केटिंग कैंपेन्स को हमें इंटरनेशनल क्यों लेकर जाना होता है। सबसे पहले ये कि देखें, एक्सेस टू प्रोडक्ट्स अदरवाइज अनअवेलेबल। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स एक मुल्क में अवेलेबल ही नहीं होते। अब ऐसी चीज़ें उस मुल्क में लाने के लिए आप में से कितने लोगों ने जैक फ्रूट खाया है? इसमें जैक फ्रूट, आप में से कितने नो लोगों मैम। ने जैक फ्रूट खाया है? चलो मैं आपको दिखा देती हूँ जैक फ्रूट। वेट अ मिनट। आप में से कितने लोगों ने ये वाला फ्रूट खाया है? नो मैम, नहीं खाया मैम। नहीं खाया है, ठीक है। नो तो मैम। अब ये अगर आप एशिया में देखें तो ये एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। वहाँ पे ये कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है इसमें। वो लोग कहते हैं कि अगर आप ये फ्रूट खाते हैं तो ये इसको खान ऐसा सालन भी पकाया जाता है। जब आप इसको सालन के तौर पे पकाते हैं तो ये बिल्कुल आप गोश्त का जायका देता है। सो ऐसे गरीब जगहें जो ऑर्फनेज हैं तो वहाँ पर सालन के अंदर इसके, ये देखें आप, इसके ग्लोव्स हैं, तो इसको डाला चाहता है जैसे कि वो बोटी समझकर उसको बच्चे खाते हैं और उसकी उतनी न्यूट्रिशन उनको मिलती है। और कहते हैं अगर आप उसको एज अ फ्रूट खाएं तो समटाइम्स ये आम का सा टेस्ट देता है, मिला जुला टेस्ट है इसका, पाइनएप्पल और आम जैसा। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो कि हर जगह पे मौजूद नहीं है। किसी मुल्क में शायद ऑयल नहीं होता, किसी मुल्क में कोई स्पेसिफिक किस्म के फ्रूट्स नहीं होते। चलें कुछ चीज़ें तो खाए बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन ऑयल नहीं होगा तो उस मुल्क का तो गुजारा ही नहीं है, वो तो चलेगा ही नहीं। ड्राई फ्रूट्स जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं बाकी और ममालिक में। आम आपको पाकिस्तान जैसा आम दुनिया भर के किसी मुल्क में नहीं मिलने वाला, जितनी अच्छी सुप्रीम क्वालिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सो डिजिटल इंटरनेशनल जाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर जगह पर फिर मिल जाते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं मिल रहे। दूसरा क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बाज़ लेबर ऐसा है दुबई में अगर आप देखें तो इंडियन और पाकिस्तानीज आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे लेबर में। और क्यों? क्योंकि दे आर ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड। वो सख्त और मेहनत वाले काम से घबराते नहीं है। दुबई में एक बिल्डिंग थी जो कि बहुत ऊंची थी, उसके लिए उन्होंने कहा था कि ऊपर टॉप पे जाके मजदूरी वाला काम करवाना है। मेरे ख्याल से 100 ये मेरे ख्याल से मैं आपको बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब है कि बुर्ज खलीफा, इनमें से एक बिल्डिंग का बता रही हूँ। मुझे अब एग्जैक्ट भूल गया, आप लोग सर्च कर लें कौन सी बिल्डिंग की स्टोरी है, बड़ी फेमस है कि उसके टॉप पे जो वर्किंग करनी थी तो उसके लिए जो है ये नई मजदूर लेबर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे इनको। उन्होंने कहा जी जाओ जी, पाकिस्तान और इंडिया से पकड़ के लाओ, क्योंकि ये लोग ऐसी सा जाने हैं, इनको एक तो मरने से भी डर नहीं लगता है। कहते हैं हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अपने घर भेजेंगे। और बड़े मजबूत जान के होते हैं, डर नहीं लगता और मेहनत के लिए तैयार होते हैं जब उनको पैसे अच्छी अमाउंट मिल रही होती है। तो फिर यहाँ से मजदूर गए थे और उन्होंने उसके लिए वर्किंग की थी, जबकि वहाँ का कोई बंदा तैयार नहीं था उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। सो समटाइम्स आपको लेबर जो है इस टाइप का मिल जाता है, ठीक है। जैसे चाइनीज़ लेबर और इंडियन लेबर्स तो मशहूर हैं। अच्छा, अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? टू सीक रेवेन्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, to compete against global competitors, to support global customer in order to supply your product to your customers abroad। अच्छा देखें, आपने क्या करना होता है, अट्रैक्शन क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। ये हमारे पास ये है कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, पूरे ग्लोबल मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है जिससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस को और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मतलब एक जगह पर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, आपका कस्टमर जो है ऑलरेडी वो आपसे खरीद चुके हैं, अब आप नई जगह के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आपकी ग्रोथ हो रही है। जितनी आप नए मुल्कों में जाएंगे उतनी आप नई फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। फिर टू अर्न मनी मोर ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीकिंग न्यू मार्केट।
फिर क्या होता है, कुछ कुछ ममालिक ऐसे होंगे जहाँ पर, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि वहाँ की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, जब वो आपको पे करेंगे उनके लिए तो बहुत कम होगा, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा होगा। पास कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो क्या करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे हमें किसी तरह से ये प्रोडक्ट जो है ये आप प्रोवाइड करते हैं, हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। अच्छा, आपने ये माइंड में रखना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है और ये हमारी जगह पर, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में बहुत सस्ती है, तो चलो उस मुल्क में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट या सर्विसेज उस कंट्री में प्रोवाइड करना शुरू कर दें। अच्छा, टू कम्पीट अगेंस्ट ग्लोबल कम्पिटिटर्स, इन ऑर्डर टू कम्पीट अगेंस्ट द राइवल्स। अच्छा, अब आपने एक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने ग्लोबल ग्लोबल कम्पिटिटर्स, जब आप एक जगह पे मार्केटिंग करें एक लिमिटेड एरिया में, तो आपकी वहाँ पर कंपटीटर्स भी कम है। जब आप ग्लोबली जाते हैं तो ग्लोबली आपके कंपटीटर्स बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूट्यूब के ऊपर जब मैं वीडियोस डाल रही थी टेक्नोलॉजी की, तो पेशावर में टेक्नोलॉजी की वीडियोस के ऊपर मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है जो बना रही हो, वीडियोस बना रही हो, ठीक है। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ कि जी आई एम द ओनली फीमेल फ्रॉम पेशावर who is making tech videos on YouTube, tech based videos in Urdu. फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपना हॉरिज़ॉन बड़ा किया और देखा कि पाकिस्तान में कितने टेक सेवीज हैं, कितनी फीमेल्स हैं, तो आई फाउंड सम मोर। अच्छा, तब भी अच्छे उस पे रैंक पे आ रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी रीच थोड़ी सी और इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस जो है वो जब उसके बारे में पब्लिश करती थी, तो लोग मुझे कहते थे, जो फॉरेनर फ्रेंड्स हैं वो उर्दू में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, तो कहते थे कि वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश। सो अभी मैंने रिसेंटली इंग्लिश में बनाई हैं कुछ वीडियोस, तो मैंने इंग्लिश की वीडियोस जैसी अपलोड की, एंड आई फाउंड आउट कि दुनिया में हज़ारों करोड़ों लड़कियां भरी हुई हैं जो कि इंग्लिश में वीडियोस बना रही हैं, और मेरी उन वीडियोस में बहुत लो रैंक पे मेरी कहीं पे वीडियो लाइक कर रही है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब मुझे अपनी स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, मुझे अपना कंटेंट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि मैं उनके उनके लेवल तक पहुंच सकूं। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनके लेवल तक जाने के लिए। क्या होता है, जब कंपटीशन बढ़ जाता है फिर आपको मेहनत उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको क्वालिटी इतनी अच्छी करनी पड़ती है, आपको सुप्रीम क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट अगेन आपको उतना ही फिर प्रॉफिट भी होता है। टू सपोर्ट ग्लोबल कस्टमर, इन ऑर्डर टू सप्लाई योर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर अब्रॉड। अब समटाइम्स आप सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, कुछ कस्टमर को कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको नहीं मिल रही है, उनको सख्त ज़रूरत है, तो आप उनका ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। टू अचीव एफिशिएंसी इन वैल्यू चेन, to get more efficient, that is that is to assess cheaper economical labor, economic resources. जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए वैल्यू चेन क्या होती है, आपकी एक पूरी चेन होती है जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में एक वैल्यू क्रिएट कर रही होती है। जैसे सप्लायर है आपका, फिर एक देखिए सबसे पहले तो सप्लायर होता है, फिर एक मिनट मैं आपको इसका समझाती हूँ। ये सप्लायर है, या आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और आप किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है गत्ता, ठीक है, गत्ता यहाँ से एज अ रॉ मटेरियल आ रहा है, आप उसकी कॉपीज़ बना रहे हैं, कॉपीज़ बनाने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिटेलर को, शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स शॉपकीपर्स के पास वो कॉपीज़ चलेगी और वो शॉपकीपर फर्दर जो है वो कस्टमर को सेल आउट कर रहा है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन चारों, इस पूरी चेन के बगैर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, आप अपनी कॉपीज़ को सप्लाई नहीं कर सकते, सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये जो हर चीज़, हर चैनल जो इन्वॉल्व है, ये एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपके प्रोडक्ट सर्विस में। अगर आपको गत्ता लो क्वालिटी का मिलेगा, आप आगे कॉपीज लो क्वालिटी जाएंगे। अगर आपके प्रोडक्शन में कलर गलत डाल दिया है, ब्लैक कलर की कॉपीज छाप दी हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जो है महंगी करके बेच रहा है, इतनी महंगी कि लोग खरीद ना सकें, तो अगेन प्रोडक्ट फेल है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपकी वैल्यू चेन में जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। टू गेट मोर एफिशिएंट, दैट इज टू असेस चीपर इकोनॉमिकल लेबर और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। तो अब आपको सप्लायर्स भी चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहिए। तो आप जब आपको हो सकता है कि देखें, जैसे हम लोग बहुत सारे हमारे ऑनलाइन जो बिजनेसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपने प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वो होल सेल में सस्ती चीज़ मिल रही है, तो उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे सेल आउट करने में।
सो आप क्या करते हैं कि अपना सप्लायर या अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इकोनॉमिकली थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो मैं खुद भी बिज़नेस का सोच रही हूँ और वो यही सोच रही हूँ कि चाइना से मंगवाऊंगी प्रोडक्ट। सो another example over here is an example of advanced carpet। क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो है ना अफगान कारपेट की बिल्कुल धूम टाइप मची हुई है। हर कोई जानता है कि अफगान कारपेट्स आर बेस्ट। अब इवन ये कि ये जो बड़े बड़े आपके क्रिकेटर्स हैं ये भी जब आते हैं पाकिस्तान के विज़िट के लिए तो स्पेशली ये अफगानी बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं कारपेट्स के उधर जाते हैं और जाकर कारपेट्स देखते हैं और ख़रीदते हैं और रग टाइप जो है वो ख़रीद के लेकर जाते हैं। अब यूनिकनेस ऑफ अफगान कारपेट क्या है? पहली जो है कि ग्लोबली नोन एज वन ऑफ द अफगान्स मोस्ट वायबल एंड विजिबल प्रोडक्ट। अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा जो विजिबल प्रोडक्ट है वो इसके कारपेट्स हैं। लार्ज सप्लाई ऑफ skilled labor in parts of the country where carpets sorry okay where carpet weaving has been traditionally import। ठीक है, तो अब लार्ज सप्लाई ऑफ स्किल लेबर्स इन पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर कारपेट वेविंग। अब क्या करते हैं ये लोग जहाँ पर कारपेट वेविंग हो रही होती है कारपेट्स बन रहे होते हैं वहाँ पर अपना ये जो लेबर है ना उसको ज़्यादा उस जगह पर भेजते हैं। हैंडमेड प्रोसेस मेक कारपेट अफगान कारपेट्स वन ऑफ अ काइंड एंड सुविनियर। अब एक और चीज़ इनकी क्या है कि ये जो है हैंडमेड होते हैं और ये लोग आके एज अ सुविनियर लेकर जाते हैं अपनी कंट्री में वापस जाते हुए। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके, मैं अब एक वीडियो प्ले करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोका कोला की केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको ऊपर से सुने। इसके बाद आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू, तो आपने इसके बाद मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। टॉप उन वर्ड्स में से एक है जो दुनिया के किसी भी कोने में बहुत आसानी से पहचाना जाता है। इतने यूनिवर्सल रिकॉग्निशन का रीजन बड़ा सिंपल है। शहर हो या गांव, कोका कोला की बॉटल्स आपको बड़ी सुपरमार्केट से हाईवे की छोटी छोटी दुकानों पे बहुत आसानी से देखने को मिलती है। इन्हीं छोटी छोटी दुकानों या आवाज आ रही है आपको इसकी वीडियो की? यस मैम, यस मैम। ओके, परफेक्ट। सुपरमार्केट से खरीद कर या फिर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आप भी कोका कोला ड्रिंक के डिलीशियस टेस्ट को एंजॉय करते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि कोका कोला जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको इस ब्रांड की फाउंडिंग की कहानी बताऊंगा और दावे के साथ कहता हूं कि जितना आपको ड्रिंक पीने में मजा आता है उतना एक कहानी सुनने में भी आएगा। ये कहानी मैं जान पाया हूँ मार्क पेंडरग्रास्ट की बुक फॉर गॉड, कंट्री एंड कोका कोला से, जो कि कोका कोला कंपनी की फाउंडिंग हिस्ट्री और सक्सेस स्टोरी जानने के लिए बेस्ट अवेलेबल बुक है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कोका कोला। जॉन पेम्बर्टन अमेरिका के एटलांटा शहर में एक रिस्पेक्टेड फार्मासिस्ट थे जो अपनी लेबोरेटरी में केमिकल टेस्ट के थ्रू प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाते थे। उनसे लोग खांसी की, सिर दर्द की, सेक्सुअल वीकनेस की और कई बीमारियों की दवाई लेते थे। जॉन पेम्बर्टन एक ड्रग एडिक्ट भी थे। वो मॉर्फिन नाम की एक ड्रग लेने के हैबिचुअल थे। सालों पहले अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वो घायल हो गए थे और तब उन्होंने मॉर्फिन लेना शुरू किया जो पेन कम करने के लिए यूज की जाती थी। पर कुछ समय यूज करने के बाद वो मॉर्फिन के इतना एडिक्टिव हो गए कि वो उनकी हैबिट बन गई। कोका कोला का आविष्कार तो तब हुआ जब वो ऐसी मेडिसिन ढूंढ रहे थे जो उन्हें मॉर्फिन का एडिक्शन छुड़वा पाए। एक बार उन्होंने एक स्पेसिफिक सब्सटेंस कोका लीफ के बारे में पढ़ा जो कि पेरू के लोग पिछले 2000 सालों से एनर्जी बढ़ाने के लिए, जोश लाने के लिए च्यू करते थे। फर्दर पढ़ने पे उन्हें ये पता चला कि कैसे कोका लीफ, जिसका प्रिंसिपल अल्कोहॉइड कोकीन था, को मॉर्फिन एडिक्शन के पॉसिबल क्योर के लिए यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने कोका लीफ का यूज करके मेडिसिन बनाने की सोची। जॉन पेम्बर्टन के कोका लीव्स को यूज करके मेडिसिन बनाने से पहले उनका पहला कमर्शियल यूज किया गया था एंजिलो मारियानी द्वारा, उसे वाइन के साथ मिलाकर उस समय की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक विन मारियानी बनाने के लिए। ये ड्रिंक जो कोका लीव्स और वाइन मिलाकर बनाई गई थी अपने समय की एक बहुत ही सक्सेसफुल ड्रिंक थी। इतनी सक्सेसफुल कि उस समय के बहुत ही जाने माने लोग जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, क्वीन विक्टोरिया और थॉमस एडिसन इस ड्रिंक को पीते थे। माना जाता है कि ये ड्रिंक कोका लीव्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज को यूज करके बॉडी और ब्रेन को रिफ्रेश कर देती थी। ऑथर बताते हैं कि जॉन पेम्बर्टन को इसी ड्रिंक ने इंस्पायर किया और इसी ड्रिंक से इंस्पायर होकर उन्होंने एक ड्रिंक फ्रेंच वाइन कोका बनाई
जिस ड्रिंक के बारे में उनका कहना था कि वो ड्रिंक विन मारियानी से भी बेटर ड्रिंक बनाने में कामयाब हो गए हैं, उनका ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि ये ड्रिंक बनाने के लिए उन्होंने वाइन के साथ जो 2 इंग्रेडिएंट मिक्स किए थे उसमें से एक तो था कोका लीव्स जो विन मारियानी में भी अवेलेबल था, जिसका प्रिंसिपल अल्कोहलाइड कोकीन था जो एनर्जी एनहांस करने में काम आता था। और दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो उन्होंने ऐड किया और जिसके कारण उनका मानना था कि उनकी ड्रिंक और भी सुपीरियर है, वो था कोला नट्स, जिसका पोटेंट अल्कोहलाइड कैफीन था, वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए यूज किया जाता था। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को वाइन में मिक्स करके बनाई गई ड्रिंक फ्रेंच वाइन कोका, जिसको उन्होंने एग्रेसिवली नर्वस डिसऑर्डर्स, हेडेक, मेंटल एग्जॉशन और फिजिकल एग्जॉशन को क्विकली क्योर करने वाली ड्रिंक कहकर प्रमोट किया। एक ऐसी ड्रिंक जो आपको ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस को रिस्टोर कर देगी और वो लोग जो मॉर्फिन या दूसरे अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स के हैबिचुअल बन गए हैं उनका एडिक्शन भी बहुत आसानी से खत्म कर देगी। और उनका ये प्रमोशन और ड्रिंक से मिलने वाले एक्चुअल बेनिफिट्स ने उनकी इस ड्रिंक की सेल को काफी बढ़ा दिया और ऐसा लगने लगा कि उनकी बनाई गई ये ड्रिंक उनको उस समय के मिलेनियर्स की लिस्ट में शामिल कर देगी। पर उस समय जब फ्रेंच वाइन कोका की सेल पूरे पीक पर थी, तब एक समाज सुधारक ने एक मूवमेंट शुरू की जिसमें शहर में बिकने वाले सभी तरह के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाइन की सेल पर रोक लगने की मुहिम चालू कर दी गई। और इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ऐसा लगने लगा जैसे जल्दी ही सब अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर रोक लगा दी जाएगी। अब क्योंकि पेम्बर्टन की बनाई गई ड्रिंक का एक इंग्रेडिएंट वाइन भी था, उन्हें लगा कि अब उनकी इतनी सक्सेसफुल ड्रिंक की सेल पर भी रोक लग जाएगी। पर उनका ये मानना था कि आने वाले लॉज के हिसाब से बाकी के 2 इंग्रेडिएंट्स पे बैन नहीं होगा और वो वाइन को दूसरे किसी अलाउड इंग्रेडिएंट से रिप्लेस करके एक और बेहतरीन ड्रिंक बना सकते हैं। और फिर उन्होंने वाइन की जगह एसेंशियल ऑयल्स, फ्रूट फ्लेवर्स, सिट्रिक एसिड के साथ बाकी दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक नए तरीके की ड्रिंक बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जब वो अपने आने वाले रिवोल्यूशनरी ड्रिंक पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने अपने पुराने पार्टनर एड हॉलैंड और 2 और लोगों फ्रैंक रॉबिन्सन और डेविड डो के साथ मिलकर एक नई कंपनी पेम्बर्टन केमिकल कंपनी बनाई। चारों लोग कंपनी में पार्टनर्स बने। एड हॉलैंड ने अपना कंट्रीब्यूशन कैपिटल के फॉर्म में दिया, पेम्बर्टन ने अपना टैलेंट और लेबोरेटरी का कंट्रीब्यूशन दिया। फ्रैंक रॉबिन्सन जो कि आने वाले समय में कोका कोला कंपनी के अर्ली मार्केटर बने, जिन्होंने डेविड डो के साथ मिलकर एक एडवांस प्रिंटिंग मशीन का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में दिया, जिसका उस समय कंपनी के ऑपरेशंस पे काफी यूज किया गया। नई कंपनी बनाने के बाद पेम्बर्टन ने एक्सपेरिमेंट्स की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी से वो एक सक्सेसफुल ड्रिंक बना सके। उन्होंने अपनी पुरानी ड्रिंक के दोनों इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कोका लीव्स और कोला नट्स को सेम रखा, पर वाइन की जगह बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स को यूज किया। पर किसी में टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर आ रहा था तो किसी में बहुत ज्यादा स्वीट। पर बहुत मेहनत करने के बाद वो परफेक्ट इंग्रेडिएंट मिला, जिसको जब उन्होंने कोका लीव्स, कोला नट्स और कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया तो एक ऐसी बेहतरीन ड्रिंक बनी जिसमें फ्रेंच वाइन कोका के सभी बेनिफिट्स थे और वो ड्रिंक पीने में भी बहुत मजेदार थी। और उन्होंने अब उसे मार्केट में बेचने का मन बना लिया। पर मार्केट में बेचने से पहले उसका नाम रखना जरूरी था। और फिर क्या था, पेम्बर्टन केमिकल कंपनी के चारों पार्टनर्स इस नई परफेक्ट ड्रिंक का नाम रखने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगे। बाकियों ने क्या सजेस्ट किया ये तो पता नहीं, पर फ्रैंक रॉबिन्सन ने एक नाम सजेस्ट किया, कोका कोला। अब ये नाम सब लोगों को इसलिए पसंद आया, पहला इसलिए कि इस नाम में ड्रिंक के 2 प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट के नाम आते थे, कोका लीफ और कोला नट। और दूसरा, उस समय इस तरह के वर्ड जो सुनने में अच्छे लगे बहुत यूज किए जाते थे और कोका कोला एक जैसे शब्द साथ साथ होने के कारण सुनने में बहुत अच्छा लगता था। और फिर रॉबिन्सन ने ही कोका कोला का लोगो भी डिजाइन किया, जो कि कोका कोला शब्द को स्पेंसेरियन हैंडराइटिंग में लिखकर बनाया गया। और नाम और लोगो डिसाइड होने के बाद उन्होंने इस नई ड्रिंक को बेचने का प्लान बनाया। शुरू में ये ड्रिंक सिर्फ फाउंटेन मशीन पे सीक्रेट सिर्फ फॉर्मूला को सोडा वाटर के साथ मिलाकर बेची गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि यही था कोका कोला ड्रिंक का पहला सीक्रेट और रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला। और शुरुआती फॉर्मूला में जो कोका लीव्स यूज किए जाते थे उसमें कोकेन कंटेंट होने के कारण शुरुआती कोका कोला ड्रिंक में कोकेन का कंटेंट था। दो आने वाले सालों में कोकेन का कंटेंट जो पहले भी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में था, उसे भी रिमूव कर दिया गया। बिल्कुल शुरुआत में कोका कोला ड्रिंक को डुअल पर्पस ड्रिंक की तरह मार्केट किया गया, एक ऐसी ड्रिंक जो स्टिमुलेटिंग मेडिसिन का काम करती थी, जो आपके नर्वस डिसऑर्डर्स, हेडेक, डिप्रेशन और मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन को कंप्लीटली क्योर करती थी। और दूसरी ओर वो एक बहुत ही टेस्टी सोडा फाउंटेन ड्रिंक थी। कोका कोला की इनिशियल टैगलाइन जो उस ड्रिंक की सारी क्वालिटीज के बारे में बताती थी, वो उसको दी गई। कोका कोला डिलीशियस, रिफ्रेशिंग, exhilarating, invigorating, the new and popular soda fountain drink
containing the properties of wonderful coca plant and the famous cola nut. और फिर पेम्बर्टन के सक्सेसफुल ड्रिंक फार्मूला और रॉबिन्सन की लो कॉस्ट पर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग ने शुरुआती कोका कोला ड्रिंक को बहुत फेमस बना दिया और उसकी अच्छी सेल शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से शुरुआत हुई थी कोका कोला ड्रिंक की। कोका कोला की शुरुआती सक्सेस के बाद उनके शुरुआती पार्टनर डो ने पार्टनरशिप से एग्जिट कर लिया और एक दूसरे पार्टनर एम अलेक्जेंडर ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उसी समय वॉकर ने कंपनी को एज ए सेल्समैन ज्वाइन किया। उनके बेटे चार्ली पेम्बर्टन ने भी कंपनी को ज्वाइन किया और फिर इस नई टीम के साथ पेम्बर्टन ने कोका कोला ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें मिल भी गया। और कोका कोला ब्रांड, जिसने शुरू में सोडा फाउंटेन से ड्रिंक बेचना शुरू की थी, कि लेगेसी में जॉन पेम्बर्टन का नाम लिखा गया। पर क्या जॉन पेम्बर्टन ही थे जिन्होंने कोका कोला को आगे जाकर वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बनाया? कोका कोला सिर्फ जो सोडा फाउंटेन मशीन में कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ मिलाकर बेचा जाता था, कैसे वर्ल्ड वाइड बोतल्स में बेचे जाने लगा? और क्या वर्ल्ड में हर कोने में कोका कोला की आसानी से मिलने वाली बोतल्स की जर्नी इतनी आसान थी? अगर आप इन सवालों का जवाब और कोका कोला कंपनी की शुरुआत के बाद की सक्सेस स्टोरीज को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर। Okay, so let's get back to the lecture. So how many of you have listened to it carefully? Yes, ma'am. Okay, so क्या सीखा? कौन इसकी समरी देगा मुझे? इससे क्या सीखा? मैम इसका तो यही था कि जो पहले तो ये बंदा जो था जिसने कोका कोला को वो किया था एक्सपीरियंस, वो तो उसको एडिक्ट था ड्रग्स वर्क्स का, तो उसको हटाने के लिए मैम ये वो पड़ा, दूसरा एडिक्ट हो गया। फिर उसका बाद फिर इसको इस चीज़ पे एक आइडिया आया, एक चीज़ को इससे वाइन की तरफ से, तो वाइन की तरफ से जब आइडिया है तो मैंने कहा, उसने कहा वाइन शुरू कर। तो फिर उसका ये जो लोड शेडिंग टाइप क्या होता है मैम, ये जो होता है फिर उस लोग का जो पाकिस्तान का अलग से अपना होता है, तो मैम उस लोग ने किया कि इसको बंद करना चाहिए वाइन को, जो लोग जो बड़े बड़े पीते थे। तो बंद करने के बाद तो मैम उस लोग ने फिर कुछ नया सोचा इसने कि वैसे भी मैंने इतना मेहनत किया हुआ है, अगर ये मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, तो मैं वाइन को हटा के इसने कुछ नया इनोवेशन ट्राई किया इसके ऊपर। तो उसको ऊपर ट्राई करने की वजह से तो कुछ आइडियाज़ आए कि इसका टेस्ट ऊपर नीचे, और तो जब टेस्ट फिक्स आए तो उसका 4 पार्टनर्स लाए, तो उसको बस स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं। तो फिर इसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये लोग ने डिसाइड किया वगैरह, जो मार्केटिंग किया, उस एडवर्टाइजमेंट किया, फिर मार्केट में लाया, नाम रखा है लोगों ने, सब ये था। फिर क्या हुआ? मार्केट में मैम फिर कैसे ये हुआ? लोग मैम मार्केट में तो ऐसे ही है जैसे कि ये लोग ने जो शुरुआत तो मैम लोग इस लोग को बनाने के ऊपर लगा, आखिर का ये बताया कि बस बेचने का मैम इस लोग ने नहीं बताया। देखिए, मार्केट में ऐसे आया कि पहले तो उन्होंने नाम रखा ना कोका कोला, क्योंकि कोकेन यूज़ हो रही थी और कोला सीड्स इसके अंदर यूज़ हो रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों को ये मिले जुले लफ्ज़ और इस तरह के लफ्ज़ बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो ये जब इन्होंने नाम रखा कोका कोला, तो देखिए नाम का इम्पैक्ट, ये बता रहे हैं कि नाम का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में। अभी रिसेंटली ये जो आपका टिकटॉक है, इसका कंपटीटर्स जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? टकाटक। सो उसने टकाटक बनाई और जिसकी विद इन डेज मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स गए हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही ऐसा रख दिया था, टकाटक एप्लीकेशन। जैसे ही टिकटॉक बैन हुई उन्होंने टकाटक बना दी। तो जब से मैंने टकाटक सुना है तो मैं खुद कह रही हूँ जैसे टाइम मिलेगा मैं इंस्टॉल करूँगी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नॉलेज मिले कि ये इन्होंने कैसी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की है इसने, कि ये 1-2 दिन में इतनी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो नाम का बड़ा इम्पैक्ट होता है, जितना यूनिक, जितना डिफरेंट, लोगों को अट्रैक्ट करने वाला नाम होगा, लोग आपकी तरफ आएंगे। ट्रेडिशनल नामों को दुनिया वक्त चला गया है कि जी अंग्रेजी का कोई नाम यूज़ करें, वो वक्त चला गया। अब आप देखें इवन पाकिस्तान में भी उर्दू के नाम यूज़ कर रहे हैं, पश्तो के नाम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। इवन आपकी अगर इसको भी उठा लेंगे, BRT जो है, इसको भी क्या है, क्या कहते हैं, इसका दूसरा नेम क्या है BRT का? पश्तो का नेम क्या है? दूसरा मैं BRT है, जू पश्तो में जू समथिंग कुछ इस तरह से है, ठीक है? जू पेशावर। जू पेशावर,
तो पश्तो का लफ्ज़ है ना ज़ू, तो देखिए पश्तो की टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने वो टर्म इंट्रोड्यूस की, पेन पॉइंट कहलाता है। पेन पॉइंट क्या होता है? कस्टमर क्या चाहता है। हर एक कस्टमर का एक पेन पॉइंट होता है जिससे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो ये डेमोग्राफिक लिहाज से कि कस्टमर कौन सा है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। एज ग्रुप, उसकी एज कौन सी है, उसका जेंडर कौन सा है, उसका उसके इंटरेस्ट क्या है, और वो फिर किस जगह पर रिलाई करता है। वो जिस जगह पर होगा उस तरह की उसकी सोच होगी। पेशावर के पश्तों से एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी ब्रिटिश इंडिया का मैं सुन रही थी, ब्रिटिश इंडिया बहुत मशहूर है कि वो पश्तों में अपने क्लिप्स जो है वो नेट पर लेकर आती है। तो एक मरतबा उसका क्लिप आया था जिसमें पश्तो में कुछ बखैर रागले और समथिंग कुछ कह रही है। वो इतना वायरल हुआ था और अब दोबारा से ब्रिटिश इंडिया ने दोबारा वीडियो बनाई है अभी पिछले ही हफ्ते। उसने पश्तो में कुछ वर्ड्स बोले हैं, बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्जेशन किए, और लोग पागल हो गए हैं उसके लिए कि जी इसने हमारे पश्तो में हमारे लिए पैगाम भिजवाया। सो दिस इज़ द पेन पॉइंट। वो ये क्या है, अल्टरनेटिवली अगर आप उनकी बैक साइकिल देखें, वो उनको पता है कि उन्होंने अपनी ऑडियंस की अटेंशन कैसे अपने साथ बनाए रखनी है, तो वो आपकी पेन पॉइंट को पिंच करते हैं। तो आपने भी वैसे ही करना है, अपने प्रोडक्ट को हर तरह से ऐसा बनाना है कि बंदा जो अगला है ना वो आपका हमेशा के लिए फ़ैन हो जाए। नाम भी ऐसा होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशंस आपने ऐसी डिसाइड करनी है। देखें, पैकेजिंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप पैकेज कैसा बना रहे हैं उसका, पैकेजिंग के ऊपर अगर आपके 4,000 रुपये भी लग रहे हैं और प्रोडक्ट आपका अंदर 500 का है, तो लोग पैकेज देख कर ही आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ सबर, एक मिनट, इससे मुझे याद आया। ये किस किस ने देखा हुआ है? ऑयस्टर के अंदर जो पल निकलता है, आप में से कितने लोग जानते हैं इसको? एक ऑयस्टर होता है ना, शेल, सी शेल जो होता है, जब वो समंदर में सालों जी। तक पड़ा रहता है और उसमें कोई एक आधा रेत का दाना चला जाता है, तो क्या होता है, वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट करके पर्ल में बना देता है। फिर लोग जाकर, वो बड़े कीमती और बहुत महंगे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अभी पर्ल्स की प्रोडक्शन इंडिया में और इसे ममालिक में ना, चाइना में आर्टिफिशियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ये कैसे कर रहे हैं, यार मैं आपको ये भी दिखाती हूँ और इसकी आर्टिफिशियल प्रोडक्शन भी दिखाती हूँ। देखें ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं और उन फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, ये पल्स, ये जो ऑयस्टर्स है ना, ये लाते हैं समंदर से पकड़ के। अब वो तो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके अंदर कोई रेत का दाना जाएगा खुद ब खुद, किसी टाइम पे वो खुल रहा है, रेत का दाना चला गया, प्रोसेस करेंगे। अब ये क्या करते हैं, इनको पता चल गया कि बहुत तरीके से पर्ल को साइड से खोलते हैं, जान के उसके अंदर रेत के दाने डाल देते हैं 5-6, और फिर उसको रख के उसी पानी में दोबारा से उसको प्रॉपर खुराक देते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, और कुछ अर्से के बाद जो है वो पर्ल में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको बेच रहे हैं। मैंने खुद भी ये ऑर्डर दिया था, ये आर्टिफिशियल पर्ल जो बन जाता है, मैंने मंगवाया था। of the sea, and it takes place 300 kilometres southwest of Tokyo at A. Here the oyster beds are literally worth millions, producing 80% of the world's cultured pearls. The nutrients in these waters make them ideal for pearl production. Natural pearls have been gathered for centuries in Japan, but as the oysters were harvested to the point of extinction, Kokichi Mikamoto had a bright idea. He placed a small ball inside the oyster to force it to produce a pearl. The year was 1893. The cultured pearl industry was born. Here they're called mermaid's tears, but the now booming industry owes more to the workers' sweat than a mermaid's distress. Despite the technology, it's not an exact science. Of all the oysters pulled from these waters, only 25% तो आप लोग देखें किस तरह कर रहे हैं, आर्टिफिशियली उनको ऑयस्टर्स को पकड़ रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियली वो सीड डाल रहे हैं, और थोड़े अरसे के बाद वो पर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पर्ल फिर वो कितने महंगे पैसों में ये बिकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये वाला पर्ल, आप देखें इन्होंने क्या बना दिया, इसकी पैकिंग बहुत सुप्रीम किस्म की बना दी। इन्होंने कहा ये वाला पैक था, ये ऑनलाइन मिल रहा था, तकरीबन 1500 रुपीज़ का था,
सिर्फ इसकी पैकिंग ऑसम थी। ये पैकिंग मैं आपको दिखाऊं। पैकिंग में क्या है, कहते हैं ये एक छोटा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे के ऊपर एक ये छोटा बटरफ्लाई सा बना हुआ है। वो कहते हैं आपने ये केन खोलना है, इसके अंदर ये ऑयस्टर है, ऑयस्टर को आप खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर से पर्ल निकलेगा। अब पर्ल वो कह रही है इनमें से कोई सा भी कलर हो सकता है। देखें अगर आप यहाँ पे, मैं आपको कलर दिखाती हूँ, यहाँ पे डिफरेंट पैकेट के ऊपर कलर्स बने हुए हैं। तो कहते हैं जोन सा कलर होगा ना, इसका मतलब है आपकी लक वो है। स्टार्ट के ऊपर ये जो बटरफ्लाई बनी हुई है इसके ऊपर वो लिखा हुआ है ब्लैक कलर का, अगर पर्ल निकलता है तो उसका क्या मतलब है। फिर साथ में देखें एक नेकलेस है छोटा सा, आपने ये केज खोलना है और वो जो पर्ल निकलेगा उसको, पर्ल को इस केज के अंदर डालना है और जिसके साथ चेन है वो आपने पहन लेनी है। देखिए ये इस तरह का नेकलेस है और ये इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का प्रोडक्ट था। इतना सा नेकलेस था और 2 दिन भी नहीं चला, ख़राब हो गया। लेकिन वो जो एक खोलना था और खोल के ये चेक करना था कि जी पर्ल किस टाइप का है, कौन सा निकलता है, ट्राई करनी है, तो वो इतना मज़े का इन्होंने एक्सपीरियंस बना दिया कि मैंने इंजॉय किया इसको। मुझे लगा कि मैंने पैसे ज़ाया नहीं किए। तो इससे पता चलता है अगर आपको वो यही एक छोटा सा नेकलेस बेच रहे होते, ये छोटा सा नेकलेस, और वो कहते हैं पर्ल है और ये खरीद लें, तो मैं ना खरीदती। मैंने सिर्फ पैकिंग की वजह से, जो उन्होंने उस पैकिंग से जो एक्सपीरियंस हमारा इतना मज़े का बना दिया, जी खोला है, पानी के अंदर से निकला है और पानी है और बड़ी गंदी स्मेल थी उस पानी की, खोलते हुए डर भी लग रहा था, स्किन लगी हुई है और फिर उसके अंदर से जी पर्ल निकले और लगाया। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर को बना दिया। ठीक है, तो पैकेजिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उसमें पैकेज